हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो क्लास 8वीं का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले 2-3 दिन में ही यानी कि 7 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 9 मार्च को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपके संस्कृत का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कहते हैं, ये होने वाला है। ठीक है ना। तो आपके 7 और 9 तारीख के पेपर के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, इसी को सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है ना। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है बच्चों, ये इसी पेपर के पार्ट 2 की रहेगी। जी हाँ, हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये पार्ट 2 की वीडियो है। और पता है बच्चों, ये पार्ट 2 की वीडियो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके सिलेबस के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। बताऊं क्यों? आ जाओ सुनो। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो, पेपर में आपके ना अगर स्वरूप की बात करें, पेपर के पैटर्न की, तो पेपर में टोटल 4 खंड है। खंड का आपका अपठित अवबोधनम का है 8 नंबर का, खंड का आपका रचनात्मक कार्यम का है 12 नंबर का, खंड का जो है अनुपयुक्त व्याकरण का है 18 नंबर का। तो ये जितने भी आपके क ख ग है ना, इन सभी को हम पार्ट 1 में पहले ही समझ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 की, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन में आप देख लेना। अब जो हमारी ये आज की वीडियो है ना, इसके अंदर डिस्कस करेंगे खंड नंबर घ। जी हाँ बच्चों, पठित अवबोधनम 22 नंबर का। जी हाँ, और इसके अंदर ना आपकी किताब की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यू वाले हों, 1 मार्क्स के हों, 2 मार्क्स के हों, मैचिंग हो, फिल ब्लैंक हो, अवयव हो, श्लोक हो, सब जानेंगे बच्चों इसी एक ही सेशन में। ठीक है ना। तो काफी अच्छी आपकी जो प्रिपरेशन है, अच्छी आपकी जो प्रैक्टिस है, अच्छा आपका जो सिलेबस का रिवीजन है, सब होने वाला है। ठीक है बच्चों। और आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो देखने के बाद में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिएगा। इस वीडियो पे हम 1399 का लाइक का टारगेट रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी देख लें कैसा आएगा हमारा संस्कृत का पेपर। ठीक है ना। तो चलो बच्चों, रेडी हो आप लोग अपने पहले वाले पेपर के पार्ट 2 की वीडियो के लिए। और हाँ, हम आपको ना जितने भी 8 से 10 सैंपल पेपर करवाएंगे ना संस्कृत के, इन सभी की वीडियोस आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगी बच्चों। तो कोई वीडियो मिस हो जाए आपसे, तो यहाँ से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। चलो, आखिर अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को। तैयार हो बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने खंड का पूरा समझ लिया था, देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है। और इसी को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर समझाए थे। ठीक है। फिर आपका हमने खंड नंबर खा डिस्कस किया था, जिसमें चित्र के माध्यम से आपको कुछ वाक्य लिखने थे, मिलान वगैरह करने थे। ठीक है। तो सब कुछ देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है। देखिए बच्चों, हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया हुआ है। ओके वेल, इस वीडियो की और इस सेशन की शुरुआत करेंगे बच्चों खंड नंबर का पठित बोधनम 22 नंबर का। ठीक है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसके उत्तर को देखेंगे। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 9 हमसे क्या कहता है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको ये गद्यांश पढ़ना है, फिर इससे संबंधित देखेंगे, यहाँ पे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके आंसर हमें करने हैं बच्चों। चलो शुरू कर लेते हैं एक बार। देखो, पहले इसे ढंग से पढ़ेंगे एक एक लाइन को, फिर समझेंगे। देखो क्या है बच्चों, पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छाति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य जो है वो उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, और ये संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यो सूर्योस गतिशील इति। किंतु इससे ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। ठीक है। यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, पश्चिम दिशा में जाके अस्त हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो चला पृथ्वी च चला या स्वीके अक्षय घूर्ति इति संप्रातम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है यानी कि स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है जो कि अपने अक्ष पे घूमती है, और वर्तमान में यह सिद्धांत भी स्थापित हो चुका है। सिद्धांतोद्यम प्रथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिविच आर्यभट्ट। यानी कि इस सिद्धांत को कि भाई सूर्य जो है स्थिर है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इसको स्पष्ट किया था एक बहुत ही बड़े महान खगोल विद्या और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। पृथ्वी स्थिरा वर्तते
इति परंपराया प्रचलित रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। आर्यभट्ट ने परंपरा जो चली आ रही थी कि पृथ्वी स्थिर है, आर्यभट्ट ने इसे नकार दिया। तेन उदातम यति गतिशील्यायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिर मनुभवति अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। यानी कि आर्यभट्ट ने एक उदाहरण दिया कि जब कोई व्यक्ति चलती हुई नाव में बैठता है तो उसे नाव स्थिर प्रतीत होती है, जबकि अन्य वस्तुएं गतिशील कर रही होती हैं, है ना। अगर अब आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना चाहें तो ये देखो बच्चों, मैंने लिख रखा है हिंदी का ट्रांसलेशन भी, ताकि आपको कुछ शब्द अगर संस्कृत में समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन देख के आप इससे समझ सको, है ना। आपको पेपर में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी, ये तो मैंने आपको दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब चलो बच्चे इसके प्रश्नों को करेंगे। तो प्रश्न में देखेंगे, सबसे पहले है कि एक पद में उत्तर देना है किसी एक प्रश्न का, जैसे कि ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। फिर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं किसी एक का, तो इसमें देख लीजिए। और फिर आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ओके, इस तरीके से इन तीनों में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने। यहाँ पे एकम लिखा है, ये गलत है, द्वम आएगा यहाँ पे, ठीक है, केवलम द्वम, इस तरीके से। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से और इसका आंसर करेंगे। तो बच्चों देखो, हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, आपको मैं जो हमारा ये पैसेज है ना, पैसेज, इसके अंदर से ढूंढ ढूंढ के बताऊंगा कहां से हमने ये आंसर निकाला है, ठीक है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न हमारा क्या है, एक पद में उत्तर देना है। ये ना यहाँ कुछ अलग ही है, ठीक है, इस पे ध्यान मत दो। यहाँ देखो, सूर्य कश्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है। तो अभी अभी हमने देखा था बच्चों, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य। किस दिशा में उगता है बच्चों, पूर्व दिशायाम, यानी कि पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, ओके। दूसरा, महान गणितज्ञ ज्योति विद्याचार्य का आसीत, यानी कि जो महान गणितज्ञ थे, ज्योतिचार्य थे, इनका क्या नाम था। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों, क्या नाम था इनका, आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट। तो महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट थे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न, नौकायाम उपविष्टः मानवः किम अनुभवति, नाव में बैठा हुआ मनुष्य क्या अनुभव करता है बच्चों। तो वो क्या अनुभव करता है कि नौका स्थिर है, यानी कि नाव में बैठा हुआ व्यक्ति यानी मनुष्य नौका स्थिरम, यानी कि नाव को स्थिर पाता है, बाकी पानी हवा ये सब चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई जो है ना एक करना था, ओके, एक करना था। और मैंने आपको एक जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बच्चों हमारा बा वाला, आपको ना इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है बच्चों, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है, परंपराया प्रचलित का रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रख्यातता, यानी कि परंपरा से प्रचलित कौन सी मान्यता आर्यभट्ट के द्वारा नकार दी गई। तो वो क्या मान्यता थी बच्चों, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, यानी कि पृथ्वी जो है बच्चों ये स्थिर है। इस परंपरा को इन्होंने नकारा था, अर्थात परंपरा रूप से ये मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांत के अनुसार इसे अस्वीकार किया, ओके बच्चों। फिर देखो इसका दूसरा प्रश्न, हाँ, नौकायाम उपविष्टः मानवः किम अनुभवति, ठीक है। तो नाव में बैठे हुए मनुष्य को क्या अनुभव होता है, स्थिर मानुभवति, यानी कि वो से जब बैठता है ना नाव में तो वो अपने आप को स्थिर पाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा है सा, यानी कि अब आपको ना यहाँ पे MCQ के सही आंसर चुनने हैं। जो हमारी MCQ है ना बच्चों, ये वाली तीनों, ठीक है, इनमें से सही आपको आंसर चुनने हैं। जैसे कि सूर्य अचला अस्ति, इसमें विशेषण पद क्या है, स्थिर इति पदस्य किम विपरीत कार्थम गद्यांश प्रयुक्तम, धरा इति पदस्य समादकार्थम गद्यांशम चित्वा लिखत, है ना, ये सारी हैं। चलो इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहला, सूर्य अचला अस्ति, तो इसमें बच्चों विशेषण पद क्या है, यानी कि सूर्य स्थिर है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो सूर्य स्थिर है, यानी कि अचल, स्थिर होना ये एक विशेषण है, एडजेक्टिव है अचल, ठीक है। अचल क्या है, एक विशेषण है जो कि दर्शाता है कि सूर्य स्थिर है। दूसरा, स्थिरा इति पदस्य किम विपरीतार्थकम गद्यांश प्रयुक्तम, यानी कि स्थिर शब्द का जो विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, वो कौन सा यहाँ पे उपयोग हुआ है इस गद्यांश में, तो वो है बच्चों चला। चला यानी कि ज्यादा चलना, है ना, चला यानी कि घूमना।
स्थिर का विपरीत शब्द होता है गतिशील, और गद्यांश में गतिशील के लिए चला शब्द का उपयोग किया गया है बच्चों, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। चलो तीसरा प्रश्न लिखेंगे बच्चों, धरा इति पदस्य समान कथम गद्यांशा चित्वा लिखत, यानी कि धरा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है बच्चों, तो वो है पृथ्वी। कौन सा है, गद्यांश में धरा शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों पृथ्वी के बारे में। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 पूरा। देखो बच्चों मैंने आपको ना एक एक लाइन पढ़ के समझाया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, चलो आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10। इसमें देखिए क्या है बच्चों, आपकी जो कविता है ना संस्कृत में, ये उससे लिए गया है। जैसे कि दृष्टिपूतम न्यशेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदे वाचाम मनःपूतम समाचरेत। तो ये आपकी कविता है। अब इस कविता की लाइन का मतलब क्या है, मतलब ये है व्यक्ति को देखकर यानी कि सावधानी पूर्वक ही पांव अपना रखना चाहिए, जल को हमेशा छान के यानी कि शुद्ध करके पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध यानी कि सत्यता पर आधारित वाणी को बोलना चाहिए, और मन को पवित्र करके ही कार्य को करना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या मतलब हो गया बच्चों, दृष्टिपूतम नशेपादम यानी कि हमेशा अपने पाँव को देख कर रखना चाहिए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत हमेशा अपने पानी को जल से वस्त्र छान के पीना चाहिए, सत्यपूतम वदे वाचम सत्य से शुद्ध ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मनःपूतम समाचरित और मन को पवित्र करने वाले कार्य ही करने चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमारी लाइनें हो गई। अब यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक पद में उत्तर दीजिए, ठीक है, पूर्ण वाक्य में निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो हम सबको उत्तर लिखते हैं। देखो सबसे पहला है कीदृशम जलम पिबेत, तो कैसा जल पीना चाहिए बच्चों, तो वस्त्रपूतम, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों, देखो हमें कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। तो यहाँ पे क्या होगा, वस्त्रपूतम अर्थात जल को पहले वस्त्र से छानकर यानी कि वस्त्रपूतम कर लेना चाहिए, तब पानी पीना चाहिए। ठीक है, फिर है दृष्टिपूतम किम न्यसेत, यानी कि पहले देख परख कर क्या रखना चाहिए। तो बच्चों क्या है यहाँ पे देखेंगे, दृष्टिपूतम न्येस उत्पादम, है ना। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये पदम यानी कि पांव, पहले देख परख के पांव अपने रखने चाहिए। ठीक है, अब है बच्चों हमारे वैसे क्वेश्चन पूर्ण वाक्य वाले, जिसमें पहला प्रश्न है कथम समाचरित, कैसा हमें आचरण अपनाना चाहिए। तो कैसा आचरण रखना चाहिए बच्चों, मन है पूतम समाचरित, यानी कि मन को शुद्ध रखना, ऐसे आचरण करने चाहिए बच्चों। ठीक है, कीदृशम वाचम वदेत, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए बच्चों, तो सत्यपूताम वदे वाचम, ठीक है, वदेद वाचम यानी कि सत्य से शुद्ध हुई वाणी को हमें बोलना चाहिए बच्चों, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपका ये दिया गया है। अब इसमें हमारे 3 और क्वेश्चन हैं वैसे वाले, जिसमें क्रियापद विशेषण पर्यायवाची चुनना होता है। तो जैसे ये है वस्त्रपूतम जलम पिबेत, इसमें क्रियापद क्या है बच्चों, तो पानी को वस्त्र से छान के पीना, तो पीना ड्रिंकिंग ये हमारी क्रिया है। पिबेत धातु यहां पीने को दर्शा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये होगा। चरणम इति शब्दस्य किम पर्यायपदम अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तम, चरण शब्द का पर्यायवाची इस श्लोक में क्या प्रयुक्त हुआ है बच्चों, तो वो क्या है, न्यसेत। ठीक है, चरण शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ है, न्यसेत का शब्द अर्थ होता है रखना या फिर चरण रखना, जो कि चरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यसेत हो जाएगा। फिर प्रदत्त विकल्पेभ्य विशेषणम चुनत, ठीक है, यानी कि आपको विशेषण चुनना है निम्नलिखित में से। तो विशेषण यहाँ पे आप देखेंगे ये रहे ना, ये रहे विशेषण। तो इसमें से विशेषण क्या है बच्चों, सत्यपूतम। ठीक है, विशेषण जो है ना बच्चों, ये आपका होगा सत्यपूतम। ठीक है, कौन सा, सत्यपूतम। सत्यपूतम शब्द वाणी यानी कि वाचनम को विश्लेषण है, जिसका अर्थ है सत्य से शुद्ध हुई वाणी। ओके, तो इस तरीके से ना आपके जो कविता वाले भी प्रश्न थे, अब हमने वो भी यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों 11वें प्रश्न को। अब इसमें क्या है बच्चों, हमें संवाद दिया गया है, इस संवाद को हमें पढ़ना है और फिर इसके उत्तर हमें देने हैं बच्चों। चलो इस संवाद को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, मालती, मालती
महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदय वहाँ बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं क्या? अध्यापिका आम हाँ। प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बहुल्यां वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की बहुतायत है। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक प्रायः बांस से बने हुए पदार्थों का यहाँ पे उपयोग होता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की बहुत ज्यादा मात्रा है। सांप्रतम वंशोद्योग्यम अंतरराष्ट्रीय विख्यातिम अपावतो अस्ति। वर्तमान में यह बांस उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अभिनव भग्नी प्रदोषयम बहुवाकर्षः इति प्रतीयते। अग्निजी प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। सलीम किम भ्रमणाया भग्नि प्रदोष्यम समीचीन। क्या सन्यासी यानी कि भ्रमण इस अग्निजी देश प्रदेश से उपयुक्त माने जाते हैं? सर्वे छात्रा उच्चे, सभी छात्र ऊंचे स्वर में, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः। आगामी अवकाश में हम वहां जाने की इच्छा रखते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः साधः चलतु। आप सभी हमारे साथ चलिए, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना चाहें तो ये रहा बच्चों, मालती, अध्यापिका, अभिनव, सलीम, सलीमा और सभी छात्र और स्वरा, इस तरीके से है बच्चों। ठीक है, आपसे अब मैं पूछूंगा प्रश्न। ठीक है, सारे बच्चे प्रश्न देखेंगे पहले एक बार। ये रहे आपके प्रश्न। एक पद में उत्तर देने हैं इन दोनों में से किसी एक का, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं इन दोनों में से किसी एक का, और निर्देश के अनुसार प्रश्न देने हैं बच्चों इन तीनों में से किन्हीं दो के। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहला है अग्निजी प्रदेशे कीदृशः प्रतीयते, यानी कि अग्निजी प्रदेश कैसा प्रतीत होता है बच्चों? तो कैसा? बहुवाकर्षकः। इसका मतलब होता है अग्निजी प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। उसके अलावा सप्त अग्निजी प्रदेशे केशाम बाहुल्यम वर्तते। सप्त अग्निजी प्रदेश में किसकी अधिकता है? क्या वहां पे ज्यादातर पाया जाता है? तो क्या ज्यादातर किया जाता है बच्चों? हस्तशिल्पानाम, यानी कि सप्त अग्निजी प्रदेश में हस्तशिल्पियों की बहुतायत है बच्चों। ठीक है, अब देखो हमारा बावाला क्या कहता है। कहा अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाडोस्ते। अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने प्राप्त की है बच्चों? तो सांप्रांतम वंशोद्योगम। वर्तमान में जो बांस उद्योग है बच्चों, वंशोद्योगम, बांस उद्योग, इसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है। ओके, फिर अस्माभिः साथम चलतु इति का वदति, यानी कि हमारे साथ चलिए, ये शब्द कौन कहता है बच्चों? तो ये शब्द कौन कहता है? स्वरा। अस्माभिः साथ चलतु इति वदति। स्वरा कहती है हमारे साथ चलिए, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हमारे 3 प्रश्न थे ना, ये वाले जिसमें निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि बच्चों, वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। अत्र कर्तपदम किम अस्ति। हम वहीं जाने की इच्छा रखते हैं। इसमें जो कर्ता पद है, यानी कि कर्ता, इसमें क्या है बच्चों? तो हम, यानी कि वयम, वयम एक कर्ता पद है। वयम इस वाक्य का सब्जेक्ट है। हम क्या काम करेंगे? हम वहां जाने की इच्छा रखते हैं। तो कौन इच्छा रख रहा है? कौन है कर्ता? हम करता है। ठीक है, वयम। फिर दूसरा प्रश्न है अयम अग्निजी प्रदेशे वहारवशकः अत्र विशेषणम किम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो अग्निजी प्रदेश बहुत आकर्षक है। तो प्रदेश तो कोई भी हो सकता है, अग्निजी या फिर ABCD जो भी है। अब विशेषण क्या है इसका? आकर्षक होना विशेषण है, यानी कि बहुआकर्षकः, ये हमारा विशेषण है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से। फिर अस्माभिः साथम चलतु, इसमें क्रियापद क्या है बच्चों? हमारे साथ चलिए। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है बच्चों? चलना, गो, टहलना, इस तरीके से। तो चलना एक क्रिया है, चलतु एक क्रिया है, जिसका अर्थ होता है चलिए। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये वाले हो गए। तो इसमें देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे वयम,
इसका हो जाएगा भावाकर्षक और इसका हो जाएगा चलतु, है ना, यही थे ना हमारे। पहले वाले का खा हो जाएगा वयम। ठीक है, हो गए। ठीक है, तो हमारा ये जो 11वां प्रश्न है संवाद वाला, ये भी पूरा हो गया। अब बात करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 12 की। ठीक है, 12 में क्या है बच्चों, हमें मंजूषा दी जाएगी। इस श्लोक को पढ़ने के बाद हमें उसमें से निकाल के भरने। जैसे देखो, ये हमारा श्लोक है, ठीक है, और ये है हमारा अवन्वय है, और ये है हमारी मंजूषा। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं पूरा क्या कहा गया है, फिर हम इसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, चल चल पुर तो निधेहि चरणम सदैव पुर तो निधेहि चरणम। चलो चलो आगे बढ़ो, अपने कदम बढ़ाओ, सदैव आगे की ओर अपने चरणों को बढ़ाते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनययानम नगारोहणम। क्या पर्वत की चोटी ही वास्तव में हमारा निवास स्थान है? इसके अलावा नगर आरोहण की शहर में प्रवेश में विलंब क्यों हो रहे हैं? वलम स्वीकयम भवति साधनम पुरतः चरण निधेहि निजी केतनम ननु शिखरे ननु गिरि शिखरे शातः। अपनी शक्ति ही साधन से सफलता तय होती है। इसका ना आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिखा देता हूं। ये रहा देखो बच्चों हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, चलो अब इसके ना प्रश्नों को देखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है, चल चल पुरतः डैश निदेही, है ना। तो देखो क्या कहाँ पे मिलेगा इसका आंसर, चल चल पुरतः डैश निदेही। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका चरणम। क्या आएगा बच्चों पहले वाले के लिए? पहले वाले के लिए आएगा चरणम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हुआ चलता हूँ, पहले वाले के लिए चरणम आएगा। ठीक, सदैव डैश एव नगरोहणम इष्यात। ठीक है, तो देखेंगे क्या है बच्चों, ये रहा, हाँ, सदैव डैश नगरोहणम इष्यात। तो सदैव से लेके ये है यहाँ पे नगरोहणम, कहाँ चला गया, ये रहा इष्यात। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें क्या आना चाहिए? ओके, तो लेट मी जस्ट चेक, विना आएगा बच्चों। इसमें क्या आएगा, दूसरे वाले पे हमारा विना आ जाएगा। अभी आपको मैं समझाऊंगा कैसे विना आएगा। तीसरे वाले में स्वीकयम डैश एव साधनम भवति। ठीक है, तो स्वीकयम इस तरीके से डैश, और पहले क्या है वलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब पूरे क्या वाक्य बनेंगे इसके, तो पूरे वाक्य बनेंगे कि आगे बढ़ो और चरण यानी कि पांव रखो। चरणम सही उत्तर है क्योंकि पैर रखने का संकेत देता है। बिना साधन के नगरोहण संभव नहीं है, इसलिए बिना सही उत्तर है क्योंकि बिना का यहाँ पे बोध होता है। बलम, आत्मबल ही साधन है, बलम सही उत्तर है क्योंकि शक्ति और आत्मविश्वास सफलता के साधन है, इसलिए। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, चरणम निधेहि सदैव पुरतः चरणम निधेहि निज निकितेनम ननु शिखरे शातः यानम विना अनग्रोहण यशात स्वीकयम वलम साधनम भवति। इस तरीके से आपका ही होगा। ठीक है, चलो अब ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी हमारा जो 13वां क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित हमें 2 श्लोक लिखने होंगे संस्कृत में, 2-2 नंबर के। ठीक है, तो हम वो कैसे लिखें? तो बच्चों इसका एक सिंपल सा जवाब आपको मैं देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं कुछ श्लोक दे रहा हूँ, आप इनको अच्छे से पढ़ लो या फिर याद कर लो या फिर एक एक शब्द को दिमाग में बिठा लो, यही लिख देना। आपको ना मैं 5 श्लोक बताने वाला हूँ, 5 बताऊंगा, जिसमें से आप किन्हीं 2 को लिख दीजिएगा। जैसे कि एक श्लोक है मेरा विद्या का महत्व, तो मैंने लिखा है विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रा तत्वा दधानि मापेनोति दनादधर्धम तथा सुखम। इसका मतलब है विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता बढ़ती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म एवं सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो एक श्लोक मैंने ये बताया, अभी और बताऊंगा। विद्यार्थी के 5 गुण, ये तो आप सभी याद कर लो, क्या क्या, काक चेष्टा बकत ध्यानम श्वास निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। जब मैं बच्चों 9th क्लास में था ना, तो मेरे एक टीचर थे, ठीक है, वो हमेशा जब भी संस्कृत क्लास में आते थे सबसे पहले यही कहते थे, सारे बच्चे खड़े हो जाओ और मेरे साथ ये वाला श्लोक बोलेंगे, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वास निद्रा तदैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम।
फिर इसका सबसे मतलब पूछते थे, क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो आज भी हमें ये श्लोक याद है, ठीक है, आज भी ये श्लोक याद है, क्योंकि रोज संस्कृत क्लास में ये बोला जाता था, ठीक है। तो देखो, विद्यार्थी को कौवे की तरह सतर्क रहना चाहिए। देखो क्या है बच्चों, काक चेष्टा, काक चेष्टा यानी कि विद्यार्थियों को कौवे की तरह सतर्क रहना चाहिए। बकत ध्यानम स्वस्थ निद्रा तथैवचा, बगुले की तरह ध्यान रखना चाहिए और कुत्ते की तरह उसकी नींद होनी चाहिए। अल्पहारी गृह त्यागी, ठीक है, अल्पहारी कम भोजन करना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए। यही है विद्यार्थी के 5 लक्षण, ठीक है। कौवे की तरह सतर्क रहना, बगुलों की तरह ध्यान रखना, कुत्ते की तरह सोना, ठीक है, और क्या नाम है, थोड़ी नींद लेना और कम भोजन करना, गृह त्यागी, यही है 5 लक्षण। फिर है बच्चों सत्संगति का प्रभाव। असत्यम्यापि सत्संग शौच मापनोति निर्दहेत अस्मापि मणिरत्नम जयतेव ही संगमात। अच्छे लोगों की संगति से झूठ भी सत्य की ओर बढ़ता है, पत्थर भी मणि बन जाता है और संगति से मनुष्य महान बनता है। ये है इसका मतलब। और यहाँ पे भी 2 श्लोक और हैं बच्चों मेरे, कि समय का सदुपयोग। कालः पचति भूतानि काला संहरते प्रभु। समय सबको प्रभावित करता है, समय ही सृजन और संहार करता है। कालः सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरिति कर्म। जो सोते हैं समय उनके लिए भी चलता रहता है और जो समय को टालना मतलब समय को टालना असंभव है, ठीक है। फिर आत्मनिर्भरता के ऊपर है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगः। अर्थात मेहनत करने से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं। सोते हुए सिंह के मुंह में भी कोई हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसे भी उसका शिकार करना पड़ता है। यानी कि मेहनत तो करनी पड़ेगी जिंदगी में कामयाब होना है तो, ठीक है। तो ये मैंने 5 श्लोक बताए हैं और आपको लिखने कितने बच्चों, आपको सिर्फ 2 यानी कि 2 लिखने हैं। तो इसमें से आप कोई भी याद कर लो, बहुत ही इजी है, ठीक है, और आप आसानी से समझ सकते हो। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं के अपने संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए जो पहला वाला सैंपल पेपर था ना बच्चों हमारा, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा कर लिया है। दैट मीन्स कि आपने पार्ट 2 जो है वो अब यहाँ पे पूरा कर लिया है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये तो अभी तक हमारा केवल पहला सैंपल पेपर पूरा हुआ। इसके अलावा हम आपको कम से भी कम 8 से लेकर के 10, जी हाँ बच्चों, 8 से 10 सैंपल पेपर करवाएंगे। तो आप सभी ने करना क्या है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी ने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपनी राय बता सकते हैं आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बच्चों। और चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में आपसे अगली वीडियो में अगले नए सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए बच्चों अपना, तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।